Welcome everyone, this is my YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is about dioptry. First of all, what is mean by dioptry? Means दो जारादारी. Dioptry is the market structure of imperfect market structure where market power, where price is determined by the forces of producers, not by the forces of demand and supply. आपको पता है कि imperfect competition जो market होती है वो तीन तरह की होती है. उसमें थ्री टाइप्स होती है. नंबर वन डिओप्री, जिसमें आपके पास दो प्रोड्यूसर्स पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड देन oligopoly and then monopolistic competition. These are and monopoly, these are the type of imperfect market. This is the situation of market failure कि इसमें आपकी जो मार्केट की प्राइस है वो डिटरमिन हो रही है on by the decision or by the interference of producers are the price setter. Even that perfect competition आपकी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस जो डिटरमिन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से होती है. लेकिन जब आपकी परफेक्ट कंपटीशन कोई मार्केट ना हो, इट्स मीन वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें जो प्राइसेस डिटरमिन हो रही है वो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से नहीं हो रही, बल्कि उसमें इन्फ्लुएंस है आपके प्रोड्यूसर्स का, आपके मोनोपोलिस्ट का. तो दीज आर द सिचुएशन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर डिओप्री. व्हाट इज मीन बाय डिओप्री दो जारा? डिओप्री इज अ मार्केट स्ट्रक्चर in which only two firms are dominated over a market. Only two firms control total supply of the market. And second, decision made by seller are independent. No one interference among the decision of the firm. No firm in our interference in the decision of the other firm. ओके, डिओप्री दो जारा वो मार्केट कहते हैं उसे जिसमें से दो फर्म्स हैं जो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही है, और कोई भी फर्म किसी दूसरी फर्म के डिसीजन को अबाउट क्वांटिटी कि कितना प्रोड्यूस करना है उस डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं करती है. और कोई भी फर्म जो है वो प्राइस को चेंज कर सकती है. अदर फर्म जो है उसका जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो राइवल्स हैं, वो उसकी प्राइस के चेंज पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं. दीज आर दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ डिओप्री कि इसमें जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक दूसरे की प्राइस चेंजेस पॉलिसी पर नज़र रखे हुए होते हैं कि जब जैसे ही कोई एक फर्म अपनी प्राइस में चेंज करती है, दूसरी फर्म इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर. ठीक है, इन रियल लाइफ में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जो डिओप्री की, जो दो जारा की, जिसमें से दो फर्म पूरी मार्केट को कंट्रोल करती है. दीज आर द कोका कोला एंड पेप्सी. These are the Coca-Cola and Pepsi and McDonald's and Burger King. आपको पता है Coca-Cola and Pepsi ने इस वक्त आपका बहुत हैवी मार्केट शेयर को कैप्चर किया हुआ है. Coca-Cola and Pepsi. So Coca-Cola and Pepsi is the best example of duopoly. And two popular duopoly को जब आप देखते हैं तो duopoly में there are two popular model which is related to the duopoly. Number one is Carnot model and number second is Bertrand model. Carnot model is very popular इन दी डिओप्री. और कॉर्नेट मॉडल जो है वो दो फर्म्स के एक्शन और रिएक्शन को जाहिर करते हैं कि जैसे ही एक फर्म अपनी प्राइस में या अपनी क्वांटिटी में चेंज करती है तो किस तरह से दूसरी फर्म जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है. आप देखते हैं कोका कोला जैसे ही कोई अपनी प्राइस में चेंज करती है या कोई प्रमोशन पॉलिसी निकालती है तो फ़ौरन पेप्सी भी रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि पेप्सी को ये डर होता है कि कहीं हमारे जो कस्टमर्स हैं, मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा मार्केट शेयर है वो कम ना हो जाए, मेरे कस्टमर जो है वो कोका कोला कंपनी की तरफ ना चल जाए. सेम एग्जांपल मैकडोनल्ड और बर्गर किंग के, कि मैकडोनल्ड भी ऐसी पॉलिसीज निकालता है, ऐसी प्रमोशन पॉलिसी निकालता है और ऐसी प्राइस पॉलिसी निकालता है कि उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें. ठीक है, तो डिओप्री दो जारा एक वो मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास दो प्रोड्यूसर मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और दोनों प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एक दूसरे की प्राइस स्ट्रेटजी पर यानी कीमत की पॉलिसी पर नज़र रखे होते हैं. जैसे ही कोई एक प्रोड्यूसर प्राइस को चेंज करता है, अदर फर्म इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड.
नाउ अब कॉर्नर कंपटीशन अंडर डिओप्टी। कॉर्नर कंपटीशन क्या होता है, कॉर्नर मॉडल क्या होता है? कॉर्नर जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उनके ही नाम पे, ये उनका सर नेम है, उनके नेम पर ही ये कॉर्नर मॉडल रखा। ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस मॉडल। सो व्हाट इज कॉर्नर कंपटीशन? कॉर्नर कंपटीशन में क्या होता है कि मोर देन वन फर्म होती है, मीन्स 2 फर्म्स होती हैं, ठीक है, और फर्म और दोनों फर्म जो है वो सेम गुड प्रोड्यूस करे, तभी तो वो दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बिकॉज दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है और उनकी प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। दैट्स वाई उनमें प्राइस वॉर चल रही होती है। प्राइस वॉर उन दोनों के दरमियान में होती है, क्यों? क्योंकि उन दोनों की कोशिश होती है कि वो मार्केट का मैक्सिमम शेयर हासिल कर सके, ठीक है। फर्म के पास क्या होती है? मार्केट पावर होती है। मार्केट पावर का क्या मतलब होता है कि फर्म जो अपनी प्राइस को डिटरमिन करती है वो अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन, क्योंकि वो प्राइस को अपनी मर्जी से कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। इट्स अप टू ईच फर्म डिसीजन। ये हर फर्म का अपना डिसीजन होता है कि उन्होंने प्राइस को कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। और फर्म जो होती है वो इकोनॉमिकली रैशनल होती है और एक्ट स्ट्रेटेजिकली कर रही होती है, कि हर फर्म जो होती है वो समझदार है, उसको पता है कि मैंने कब किस पॉइंट पर जाकर कौन सी पॉलिसी देनी है, कौन सी प्रमोशन देनी है, किस पॉइंट पर जाकर मैंने प्राइस को कितना कम करना है कि जो मेरे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और मैं उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ ले सकूँ। आपने अक्सर देखा रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसीज़ निकलती हैं, ईद के मौके पर बहुत सी पॉलिसीज़ निकलती है, कोई भी इवेंट आता है तो हर जो 2 राइवल्स हैं, 2 कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मार्केट के, वो पॉलिसी कोई ना कोई प्रमोशन पॉलिसी निकालते हैं, प्राइस को डिक्रीज या इंक्रीज करने की पॉलिसी निकाल देते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू कैप्चर दे वांट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एज पॉसिबल एज, ठीक है। तो इसमें फर्म बेस्ड ऑन नॉट कंजक्शन पॉलिसी। अब ये कंजक्शन पॉलिसी क्या होती है, ये आप समझिए कि इसमें होता है कि हर फर्म की ये कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, हर फर्म की ये कोशिश होती है। तो हर फर्म का जो आउटपुट डिसीजन होता है वो इफेक्ट नहीं करता उसके कॉम्पिटिटर्स के डिसीजन को। ये हर फर्म अपनी मर्जी से जितना चाहे आउटपुट प्रोड्यूस करे। वो हर फर्म का जो अपना आउटपुट डिसीजन है कि उसने ये इतना आउटपुट करना है, इतना आउटपुट नहीं करना, वो दूसरी फर्म को इफेक्ट नहीं करता। हाँ, हर फर्म का जो प्राइस डिसीजन होता है वो दूसरी फर्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आउटपुट डिसीजन जो है वो उस दूसरी फर्म को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फर्म की प्राइसेस में चेंजेस जो होती है वो उसके राइवल, उसके कॉम्पिटिटर्स को इफेक्ट करती है। सो दिस इज अ कॉर्नर कंपटीशन, जिसमें आपके पास मोर देन 2 फर्म्स होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं, प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। हर फर्म का जो चेंज इन प्राइस है वो उसकी कॉम्पिटिटर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन उनके आउटपुट का डिसीजन उसके कॉम्पिटिटर्स पे इफेक्ट नहीं करता। दोनों फर्म्स को इस चीज़ से वो इंडिपेंडेंट है कि वो जितना मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस करे, लेकिन हाँ उसका जो प्राइस डिसीजन है वो फिर दूसरी फर्म इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है अगर कोई फर्म प्राइस में चेंज करता है। नाउ दिस इज कॉर्नर कंपटीशन की ये एक मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये आप अच्छे तरीके से देखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सको। सिचुएशन क्या है कॉर्नर में? फॉर एग्जांपल सपोज फर्म 1 ये बिलीव कर रही है कि फर्म 1 बिलीव फर्म 2 इज प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी Q2, ठीक है। फर्म 1 ने अब ये कह रही है कि हो सकता है कि फर्म 2 जो है वो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही है ऑन दैट प्राइस, ठीक हो गया। तो अब फर्म 1 क्या करेगी, ठीक है। फर्म 1 का ये बिलीव है कि फर्म 2 इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है OQ2 इस प्राइस पर, OPQ2 इस प्राइस पे, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको पता है आपके P1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, P1 शो कर रहा है प्राइसेस ऑफ फर्म 1 और P2 प्राइसेस ऑफ फर्म 2। Q1 क्या शो करेगा? क्वांटिटी ऑफ फर्म 1। Q2 क्या शो करेगा? क्वांटिटी ऑफ फर्म 2, ठीक है। और आपको पता है दोनों में जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म 1 और एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म 2 वो सेम है। MC1 इज इक्वल टू MC2। 1 और 2 का मतलब क्या है? 1 मीन फर्म 1 और 2 मीन फर्म 2, दोनों सेम है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है इनकी? इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी ये है P1 P2, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। PQ1 प्लस Q2 दोनों जो फर्म्स की
जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। P इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, क्योंकि हम यहाँ फर्म 1 की बात कर रहे हैं, फर्म 1 की ऑप्टिमम डिसीजन की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट भी फर्म 1 का देखेंगे। या आपको पता है प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फर्म की बात हो रही है। टोटल रेवेन्यू, वैसे तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला P इंटू Q होता है, ठीक है। तो आपको पता है P आपके पास ये है, प्राइस आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, Q वही है Q1, तो वो हम PQ फार्मूला तो टोटल रेवेन्यू का, Q तो आपके पास यही है, P में हम ये प्राइस पुट कर देंगे, ये बारी PQ माइनस टोटल कॉस्ट, मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक हो गया ना। अब आप ये देखें कि अब जो ये है आपके पास फर्म 1 जो कि फर्म 1 की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ये है Q1। फर्म 1 Q1 पर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, Q1 पर प्रोड्यूस कर रहा है फर्म 1, ठीक है। डिसाइड टू प्रोड्यूस Q1, अब वो अपनी प्राइसेस को टू सेट प्राइसेस गिवन बाय दिस कर्व, ठीक है। जो फर्म 1 है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, टू सेट देयर प्राइसेस ऑन दिस कर्व, समझ आएगी आपको कि फर्स्ट आप पे क्या कहना है कि फर्म 2 जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है इस प्राइस पे। अब अगर फर्म 1 Q1 पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इस प्राइस पे P इंटू Q1 इंटू Q2 प्राइस पे फर्म 1 प्रोड्यूस Q1, देन प्राइस इज गिवन, ये प्राइस है उसकी, ठीक है, और ठीक हो गया, ये प्राइस है। और वो प्राइसेस कहाँ पे सेट हो रही है, गिवन बाय द डिराइव रेजिड्यू डिमांड कर्व। ये फर्म ऑरेंज जो कर्व है, दिस इज फर्म रेजिड्यू डिमांड कर्व होता है। रेजिड्यू डिमांड कर्व क्या होता है, रेजिड्यू डिमांड कर्व इज अ मार्केट डिमांड होती है नॉट मेट बाय अदर सेलर, यानी ये एक फर्म 1 की डिमांड है लेकिन ये फर्म 2 की डिमांड को मीट नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज द मार्केट डिमांड विच इज नॉट मेट बाय अदर सेलर, मार्केट के अदर सेलर को ये डिमांड कर मीट नहीं कर रहा, ये फर्म 1 की डिमांड है और ये दोनों फर्म्स की डिमांड है, ठीक है, ये कंबाइंड डिमांड है Q1 और Q2। बट ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज अ रेजिड्यूल डिमांड कर्व, दिस इज अ रेजिड्यूल डिमांड कर्व ऑफ फर्म 1, दैट्स व्हाई फर्म 1 इनिशियली यहाँ प्रोड्यूस कर रही है, प्राइसेस सेट बाय B पॉइंट ऑन रेजिड्यूल डिमांड कर्व। रेजिड्यूल डिमांड कर्व क्या होता है, रेजिड्यूल डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो इट इज़ अ मार्केट डिमांड कर्व विच इज़ नॉट मेट बाय अदर सेलर, ठीक है, ये एक फर्म का डिमांड कर्व है, ठीक है, हो गया ना। अब आप ये देखें कि हमने ये कहा है कि मार्जिन आपका ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ पे होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे इस डायग्राम में ये क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम क्वांटिटी आउटपुट क्या होगा फर्म 1 का, ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या होगी। पहले तो हमने दे दिया कि फर्म 2 की ये है, फर्म 1 की ये है ऑन द रेजिड्यूल डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ Q1 बोथ फर्म कंबाइंड डिमांड कर्व। अब ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या होगी, आपको पता है इक्विलिब्रियम हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इंटरसेक्ट करता है, इक्वल होता है मार्जिन कॉस्ट के। यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इक्वल है मार्जिन कॉस्ट के, दिस इज द मार्जिन रेवेन्यू, the green line is the margin revenue R1 Q2, this is the margin revenue, that is this twice of this slope of residue demand curve। आपको पता है मार्जिन रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है एज कम्पेयर टू डिमांड कर्व, सो दैट इज़ वाई दिस इज दैट इज ट्वाइस दिस स्लोप ऑफ D1 Q2, ठीक है, दिस इज मार्जिन रेवेन्यू ग्रीन लाइन, एंड ऑरेंज लाइन मार्जिन कॉस्ट कर्व इज योर कांस्टेंट सेम इन बोथ फर्म, सो here both curve intersect at point A, so this is Q1 slash Q2 is the optimum output of firm 1, why, because here both curve intersect to each other, ठीक है। अब इसका क्या आप इंटरप्रिटेशन कहनी है, दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ फर्म 1 डिपेंड ऑन व्हाट फर्म 2 इज डूइंग, ठीक है। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ फर्म 1 और जो डिपेंड करता है कि व्हाट फर्म 2 इज डूइंग,
ठीक है, हर फर्म दूसरे फर्म के डिसीजन को देख रही है, हर फर्म दूसरे फर्म के एक्शन और रिएक्शन को देख रही है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ फर्म 1 डिपेंड ऑन व्हाट फर्म 2 इज डूइंग. आपको इस डायग्राम की समझ आ जानी चाहिए कि इसमें डिमांड का ये रेड लाइन में जो है दिस इज द कंबाइंड डिमांड कर्व ऑफ बोथ फर्म. ठीक है, हेयर फर्स्टली हम कहते हैं कि फर्म 2 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है OPQ2 प्राइस पर. ठीक है, अब हम कहते हैं कि इनिशियली फर्म 1 जो है वो एट बी पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही है बाय सेटिंग द प्राइस ऑफ दिस ऑन रेजिड्यू डिमांड कर्व. दिस इज फर्म 1 रेजिड्यू डिमांड कर्व. ठीक है, अब हमने क्या ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे MR और MC दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ फर्म 1. दिस इज optimum point of firm 1. ठीक है, this diagram is related to optimum point. What is the optimum point of firm 1? Now this is the equilibrium point of firm 1. This diagram is related to the equilibrium point of firm 1. अब इसमें हमारे पास दो सिचुएशन है, इसमें हमारे पास दो सिचुएशन. सबसे पहले सिचुएशन क्या है कि अगर जो फर्म 2 है वो जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, फर्म 1 जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, तो फर्स्ट फर्म रेजिड्यू डिमांड जो इज इफेक्टिव द मार्केट डिमांड, ये आपका ये है. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपकी फर्म 1 की ये क्वांटिटी होगी. ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ फर्म 1 का ये होगा अगर फर्म 2 जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है. Q10 इज इक्वल टू QM. QM क्या है, मोनोपोली क्वांटिटी है कि फर्म 1 मोनोपोली क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है अगर फर्म 2 जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. तो फर्म जो फर्स्ट फर्म है उसका रेजिड्यू डिमांड कर्व क्या होगा, इज इफेक्टिव द मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, उसका रेजिड्यू डिमांड कर्व और उसका इज इफेक्टिवली द मार्केट डिमांड, यानी दोनों आपस में इफेक्टिव होंगे. या हमने कहा ये आपका मार्केट डिमांड है रेड वाला और ये फर्म 1 का रेजिड्यू डिमांड है. ठीक है, और हमने ये कहा कि जो उसका रेजिड्यू डिमांड कर्व होता है, रेजिड्यू कर्व इज द मार्केट डिमांड नॉट मेट बाय अदर सेलर, यानी ये दूसरे सेलर को मेट नहीं कर रहा. ये इतना गैप है इन दोनों की डिमांड में. ठीक है, ये दूसरे सेलर की डिमांड को मेट नहीं करेगी, इतना गैप है इनके दरमियान में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि दो सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन आपने देखें कि अगर फर्म 2 जो है वो जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो फर्म 1 का जो ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा वो A पॉइंट पे होगा और फर्म 1 जो है वो मोनोपोली क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, फर्म 1 का जो सोल्यूशन होगा वो A पॉइंट पे होगा और फर्म 1 जो प्रोड्यूस करेगी, फर्म 1 चूज क्वांटिटी एट QM. ठीक हो गया, मोनोपोली क्वांटिटी को चूज करेगी फर्म 1. ठीक हो गया. और नाउ सेकंड सोल्यूशन ये कि इफ फर्म 1 2 जो है वो चूज करती है दिस वन परफेक्ट कंपटीशन क्वांटिटी को, QC क्वांटिटी को अगर फर्म 1 चूज करती है फर्म 2, क्योंकि फर्म 1 का हर डिसीजन डिपेंड कर रहा है फर्म 2 के डिसीजन पे. अगर फर्म 1 देखे कि फर्म 2 कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करे तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन मोनोपोलिस्टिक होगा. उसको पता है कि जी फर्म 2 तो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करी, जो करना है मैंने ही करना है, सारी की सारी मार्केट को मैंने ही कैप्चर करना है, तो डेफिनेटली उसका डिसीजन क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक डिसीजन होगा. लेकिन अगर फर्म 2 प्रोड्यूस कर रही है और वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बेस पर प्रोड्यूस कर रही है, मींस मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो जो फर्म 1 होगा उसका जो ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होगा, वो नील होगा. ठीक है, फर्म 1 ऑप्टिमम सोल्यूशन इज नील होगा और वो ये होगा फर्म 1 का ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पे होगा. वाई नील क्यों होगा, बिकॉज मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट जो है इट इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ द मार्जिन रेवेन्यू. देखें, ये मार्जिन रेवेन्यू जो है वो उसके इंटरसेप्ट से और मार्जिन कॉस्ट जो है वो उसके इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट कर रही है. अदरवाइज हम ये कहते हैं जहाँ पर वो उसके मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट होता है. वहाँ पे फर्म को मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे देखें वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो उसके इंटरसेप्ट पॉइंट से मार्जिन कॉस्ट इंटरसेक्ट द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ मार्जिन रेवेन्यू एट दिस
D1 and QC point. ठीक है. So this is the equilibrium situation in coordinate competition under two situation. First situation कि आपकी फर्म 2 कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो फर्म 1 का ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक सोल्यूशन होगा. और अगर फर्म 2 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन पर प्रोड्यूस कर रही है एट बी पॉइंट, तो फर्म 1 फिर का ऑप्टिमम सोल्यूशन नील होगा. क्यों? क्योंकि फिर उसका ये हो जाएगा, उसका डिराइव डिमांड का रेजिड्यूल डिमांड का ये हो जाएगा, जो कहाँ से इंटरसेप्ट जो टच कर रहा है मार्जिनल कोस्ट को एट वाई इंटरसेप्ट पर. सो दैट्स वाई उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पर नील होगा, लेकिन यहाँ पे उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन एट ए पॉइंट मोनोपोलिस्टिक होगा. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट इन टू सिचुएशन कॉर्नर कॉम्पिटिशन में. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन फंक्शन? सो रिएक्शन फंक्शन आप ये देखें, दिस इज QC. आपको पता है Q2 कहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, परफेक्ट कंपटीशन पे. हमने ये भी बात की यहाँ पे, ये Q2 परफेक्ट कंपटीशन की बेस पे प्रोड्यूस कर रही है. और Q1 का हमने कह दिया कि QM है, कि वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बेस पे उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा. दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1. ठीक है. ये जो आप क्या, इसको ग्रीन लाइन को आप ये कह सकते हैं, दिस इज द इंटायर, ये भी कह सकते हैं दिस इज द इंटायर फंक्शन Q1 एंड Q2. दिस इज द इंटायर फंक्शन. अब नाउ दिस इज द फर्म 1 रिएक्शन फंक्शन है. ठीक है. इट गिव फर्म 1 ऑप्टिमम चॉइस फॉर ईच पॉसिबल चॉइस ऑफ फर्म 2. ठीक है. रिएक्शन फंक्शन क्या कहते हैं? रिएक्शन फंक्शन रेफर करता है फर्म 1 चॉइस को कि व्हाट इट बिलीव अबाउट द रिएक्शन ऑफ फर्म 2, कि इस पॉइंट पर ये इसका फर्म 1 की चॉइसेस हैं, फर्म 1 की ऑप्टिमम चॉइस हैं फॉर ईच पॉसिबल चॉइस ऑफ फर्म 2. रिएक्शन फंक्शन क्या शो करते हैं? ये फर्म 1 की ऑप्टिमम चॉइस को शो करता है, ईच पॉसिबल ऑप्टिमम चॉइस को शो करता है फॉर ईच पॉसिबल चॉइसेस ऑफ फर्म 2. ठीक है. कि फर्म 1 की ये चॉइसेस का कर्व है. ठीक है. व्हाट इट बिलीव अबाउट द रिएक्शन ऑफ फर्म 2. ठीक है. ये इसका इंटायर फंक्शन है Q1 और Q2. ग्रीन लाइन इट इज़ द इंटायर फंक्शन Q1 और Q2. हम आपके पास 2 मैक्सिमम पॉइंट है, दिस इज QM QC. और ये फर्म क्या शो करता है? ये फर्म रिएक्शन फंक्शन है ऑफ फर्म 1 का. ठीक है. ये लीनियर कर्व होता है. वाई इट इज लीनियर कर्व ड्यू टू आपका डिमांड कर्व, क्योंकि लीनियर है. ठीक है. आपका डिमांड कर्व लीनियर होता है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट होती है. सो इस वजह से आपका जो रिएक्शन फंक्शन होता है वो भी लीनियर होता है. और रिएक्शन फंक्शन क्या शो करता है? रिएक्शन फंक्शन फर्म 1 की ऑप्टिमम चॉइसेस को शो करता है और बाय फॉर ईच पॉसिबल चॉइसेस ऑफ फर्म 2, के फर्म 1 के जो ऑप्टिमम चॉइसेस है उसके रिएक्शन में फर्म 2 क्या पॉसिबल ऑप्टिमम चॉइसेस आती हैं. ठीक है. दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1. नो कॉर्नर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? कॉर्नर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. द ग्रीन इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म 1, रेड लाइन इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म 2, एंड दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कॉर्नर मॉडल वेयर फर्म 1 प्रोड्यूस OQ1 quantity and firm 2 produce OQ quantity, because this is the equilibrium point occur with the intersection of both firm reaction function. और रिएक्शन फंक्शन दोनों फर्म के, हर फर्म की रिएक्शन, हर फर्म के ऑप्टिमम चॉइसेस को बताता है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म. ये फर्म 2 के ऑप्टिमम चॉइसेस को बता रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन, ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पॉसिबल चॉइसेस ऑफ फर्म 1. ये फर्म 1 के रिएक्शन कर्व को बता रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ पॉसिबल चॉइसेस ऑफ फर्म 2. और जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन फर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, वो आपका कार्नोट मॉडल का इक्विलिब्रियम है. और वहाँ पे फर्म Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और इतनी Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी. और इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके हर फर्म मार्केट का मैक्सिमम शेयर भी हासिल कर लेगी और उन दोनों फर्म्स को प्रॉफिट भी होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों फर्म्स की जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे के रिएक्शन कर्व्स को, रिएक्शन को देखते हुए ये क्वांटिटी उन्होंने डिसाइड
की है। सो दिस इज द कॉर्नर मॉडल। ठीक है, कॉर्नर मॉडल में सबसे पहले आपने बताना है फर्म की ऑप्टिमम चॉइस, ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या है, वो वहां पे होगी जहां पे मार्जिन रेवेन्यू इंटरसेक्ट करे मार्जिन कॉस्ट, और याद रखना है मार्जिन कॉस्ट इसमें कांस्टेंट होता है। उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम बताना है दोनों सिचुएशन में कि अगर फर्म 1 2 कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही तो उसका ये ऑप्टिमम चॉइस होगी, ऑप्टिमम उसका सोल्यूशन होगा। और अगर फर्म 1 बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती है, बहुत हाई एफिशिएंसी पर प्रोड्यूस करती है फर्म 2, तो फिर फर्म 1 की जो ऑप्टिमम चॉइस होगी वो नील होगी और वो ये होगी। ठीक है, वो ये होगी। इसी तरह रिएक्शन फंक्शन था, रिएक्शन फंक्शन जो है वो फर्म के ऑप्टिमम चॉइस को शो करता है बाय फोकसिंग पॉसिबल चॉइसेस ऑफ अदर फर्म। सो जैसे ये फर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन है जो इसके हर पॉइंट पर फर्म 1 की ऑप्टिमम चॉइस के बारे में बताया जाएगा बाय फोकसिंग बाय फॉर ईच पॉसिबल चॉइस ऑफ फर्म 2। ठीक है, और ये लीनियर होता है, वाइट इज लीनियर बिकॉज आपका डिमांड कर्व भी लीनियर होता है और आपका और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है। और कहाँ पे आपका कॉर्नर का इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे दोनों फर्म्स के रिएक्शन कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट। आपने देखा यहाँ पे R2 है तो Q1 है, क्यों? क्योंकि ये R2 का रिएक्शन कर्व है ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल चॉइसेस ऑफ Q1 कि क्या फर्म 2 का क्या रिएक्शन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म 1 की क्वांटिटी को देखते हुए। फर्म 1 का क्या रिएक्शन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म 2 की आउटपुट डिसीजन को देखते हुए। ये हर फर्म एक दूसरे को डिसीजन को देख रही होती है एंड देन वो अपने आउटपुट को और अपनी प्राइसेस को डिटरमिन कर रही होती है, और एक दूसरे के रिएक्शन एक्शन की बेस पर ये मॉडल जो है ये बना है। और दिस इज़ द मॉडल ऑफ डिओप्री जिसमें आपके पास सिर्फ 2 फर्म्स होती हैं और हर फर्म एक दूसरे की प्राइस पे नज़र रखी होती हैं और इसमें प्राइस वार के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसमें कोई सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं होता, कोई इन दोनों फर्म्स के दरमियान में एग्रीमेंट नहीं होता। इसमें बस हर फर्म एक दूसरे की प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए अब एक दूसरे के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और इसमें प्राइस वार कंटिन्यू रहती है।